अस्सलाम वालेकुम जी। फयाज रामी आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब भट्ट और ईमान के हवाले से। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि बताएं कि रजब और ईमान के हवाले से क्या पेश रफ्त है और क्या इनके दरमियान कोई सुलह होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। और क्या ईद से पहले वो अपने घर जा रही हैं या नहीं। तो आज 25 रमजान मुबारक है गलबन, और 5 दिन बाकी हैं ईद में। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि सुलह होने जा रही है या नहीं। मैं आपको दो तीन चीजें अहम बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक सजेशन दी थी कि इसमें कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को किरदार अदा करना चाहिए। और उसके बाद फिर अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब का एक स्टेटस आया और उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और लोगों को आगाह किया कि वो इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह ईद से पहले उन्हें एक अच्छी खबर मिलेगी। उस पर बात करेंगे और मजीद अब तक की क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला शुरू में हम ये सुन रहे थे कि जनाब तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। तकरीबन कोई 200 से 250 यूट्यूबर इस केस के ऊपर काम कर रहा है, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। और हर कोई यही बात कर रहा था कि जनाब तलाक हो गई। और एकदम से अब पॉजिटिव वीडियो आना शुरू हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हर कोई यही रिपोर्ट कर रहा है कि सुलह हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है सुलह। आप लोग जानते हैं कि मैं पहले दिन से ही इस बात की फेवर में हूँ। मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं आप लोग देख सकते हैं। मेरा मैं पहली बात है किसी शख्सियत को डिस्कस करता ही नहीं हूँ। और अगर करूँ भी तो फिर हमारे जो देखने वाले हैं उनकी उनकी रिक्वेस्ट पे, या फिर जो सोसाइटी के अहम इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम उसके ऊपर बात करते हैं और अपना एक एनालिसिस देते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सुलह तो पहले दिन से मैं इस बात के हक में हूँ, क्योंकि मैंने अदालतों में, गार्डियन कोर्ट में बच्चों को और पेरेंट्स को जो है वो खुआर होते अपनी आंखों से देखा है। जो कोई वकील होता है, जो वो बेसिकली सोसाइटी ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है अदालतों में। तो मैंने अपनी प्रैक्टिकली ये बहुत देखा है। मैं किसी वक्त में आपको गार्डियन कोर्ट के जो मनाजर होते हैं ना ईद वाले दिन, वो आप लोगों को शेयर करूंगा और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त कितना रश होता है। जैसे बकरा ईद पे बकरा मंडी में रश होता है ना, इस तरह से गार्डियन कोर्ट में बच्चों की मुलाकात के हवाले से रश होता है। अगर बच्चे की कस्टडी जो है वो पेरेंट्स फादर के पास है तो मदर उसकी मुलाकात के लिए पहुंची होती है, और अगर मदर के पास है तो फादर ख्वार हो रहा होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर गार्डियन कोर्ट में आए होते हैं और वहां पे वेट कर रहे होते हैं। 2 घंटे का टाइम मिलता है मुलाकात का, और रश होता है। ठीक है। और अदालत जो है वो वहां पे फिर मैंने बहुत सारे लोगों को अपने एक्ट पे पछताते भी देखा। तो मैंने इसलिए ये बात की कि ये इस तरह के जो मामला होते हैं वो जिम्मेदारियां पूरी करने से और इज्जत देने से जो है वो रिश्ते बचते हैं, ना कि उसको सोशल मीडिया पे एक दूसरे की इज्जत उछालने से। माजरत के साथ इन दोनों ने ही एक दूसरे की इज्जत उछाली है, दोनों तरफ से ही। अगर ऑन की तरफ से बात की जाए तो उसने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊपर कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन उसे इतना सोशल मीडिया पे इस मामले को हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। और अगर रजब की बात की जाए तो उन्होंने तो, जो मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया कि जिस तरह से ऑडियो लीक और ये सारा सिलसिला होता रहा, ये भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं। उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने जो रेहान तारक को पॉडकास्ट किया, वो भी कोई ऐसी मुनासिब चीज़ नहीं है। अब कहा यही जा रहा था कि जनाब तलाक होगी, तलाक होगी। ठीक है, फिर एकदम से क्यों, एकदम से रुख क्यों चेंज हुआ? रुख इस वजह से चेंज हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक ना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि जनाब ये गलत हैं, ये नाश्ता नहीं बनाते। ये बातें अब आप सुने, इन बातों पे हंसी भी आती है। और जनाब छोटी छोटी बातों पे जनाब इन्होंने मेरी वालदा पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अब वो चोरी के इल्ज़ाम की जो हकीकत मुझ तक पहुंची है वो ये है कि परफ्यूम पड़े थे, उसमें से एक परफ्यूम जो है ना वो ईमान ने पसंद कर लिया। और जब पसंद कर लिया तो वालदा ने कहा कि ये परफ्यूम मुझे दे दो। तो उन्होंने चुप करके उठा के रख लिया। तो उन्होंने मजाक में कहा कि ये आपने फिर परफ्यूम चोरी कर लिया, जैसे कि ये मैंने पसंद किया था तो आपने रख लिया। तो इस बात को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से ये गलतफहमियां बनी। और सिर्फ कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इनको बिठा सके और बिठा कर इनके मामला जो है वो तय करवा सके।
تو یہی بات میں نے کی تھی کہ جب انہوں نے نوٹس بھیج دیا جذبات میں آ کر یا فیملی پریشر میں آ کر یا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جب نوٹس بھیجا، تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اس نوٹس کے جواب میں کیونکہ وہ اتنے لوگ نہیں ہیں، وہ بالکل ڈر جاتے ہیں جو ایمان کی فیملی، جہاں تک میں نے دیکھا انہوں نے کہا جی وہ رونا دھونا شروع کر دیں گے یا منت سماجت شروع کر دیں گے اور گھر آ جائیں گے اور معاملہ، لیکن تھوڑا سا کہانی کا جو ہے نا وہ رخ بدل گیا۔ انہوں نے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے دیوان کے ساتھ اس کی ایک سٹوری شیئر کر دی۔ جب سٹوری شیئر کی نا تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا۔ اب یہ آپ سوشل میڈیا کی پاور دیکھیں کہ کتنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی بینگ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں، تو بات کرنے کا مقصد کہ ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آگے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ پوری طرح سے اوور ٹیک کر چکا ہے الیکٹرانک میڈیا کو، اور آپ سوشل میڈیا کی پاور دیکھیں کہ کتنی ہے کہ جب یہ اسٹیٹس لگا تو 80,000 لوگوں نے جو ہے وہ رجب باٹکان سبسکرائب کر دیا۔ اٹ مینس کہ لوگ صحیح اور غلط کی پہچان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ لیں یا لوگوں کو بالکل سمجھ لیں کہ لوگ چاہل ہیں، لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ صحیح کیا غلط۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، لوگ اپنے رائٹس کے بارے میں جانتے ہیں، خواتین اپنے رائٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو بات یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ تو 80,000 لوگوں نے ان کو، جب مختلف جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی طلاق ہو جائے گی، ان کو بھی بہت زیادہ ہیٹ ملا اس چیز سے۔ اب تھوڑا سا انہوں نے پھر نیریٹو چینج کرنے کے لیے راتوں رات پھر ان کو نیریٹو چینج کرنا پڑ گیا۔ اب وہ نیریٹو چینج کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک دو لوگوں سے کہا کہ جی صلح ہو جانی چاہیے۔ اب میں نے اگر آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میرا اور آپ کا ایشو ہے، میں نے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے، یا میں کسی معاملے میں پارٹی بن گیا تو میرے کہنے پہ تو صلح نہیں ہوگی۔ اب تو کوئی تھرڈ پرسن آئے گا، کوئی ایسا بندہ ہی صلح کروائے گا کہ جس کا جو کسی میٹر میں پارٹی نہیں ہے اور جس کا دونوں پارٹی جو ہے وہ احترام کرتی ہوں۔ اور جو صلح ہوتی ہے نا وہ شرطوں شرائطوں پہ یا اپنی مرضی کی شرطوں شرائطوں پہ نہیں ہوتی، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ ماننا پڑتا ہے، اپنی ایگو کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے صلح ہوتی ہے۔ جو صلح آپ کہتے ہیں نا کہ شرطوں شرائطوں پہ، وہ ڈیل ہوتی ہے، اور جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ ڈیل سے نہیں چلتے، وہ جو ہوتا ہے وہ سیکریفائس کرنے سے، برداشت کرنے سے، عزت دینے سے چلتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، ہم نے بھی کوشش کی۔ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، میں نے اس میں کہا جی کہ ہم افطاری پہ ہوسٹ کرتے ہیں، میرا خیر ان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اچھا تعلق نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ رجب بٹ صاحب کے ساتھ میرا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے جو میں انفلوئنس رکھتا، لیکن ہم نے اپنی طرف سے ایک انویٹیشن دیا، خیر اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ایمان کی فیملی سے تھوڑا بہت آیا، وہ اس بات پہ ایگری تھے، صلح کرنے کے لیے حوالے سے گھر پہنچانا چاہتی تھی وہ لڑکی، جس کی وجہ سے ہم اس پوائنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد کوئی چیز نہیں، فائنلی بعد میں علامہ آصف رضا علوی صاحب کا ایک سٹیٹس لگتا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس نیریٹو کو کل کرنے کے لیے جو ہے وہ سٹیٹس لگا ہے علامہ آصف رضا علوی کا۔ اب علامہ آصف رضا علوی صاحب کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، اور علامہ صاحب کا کون نہیں جانتا علامہ صاحب کو، اور میں بھی ان کو سنتا ہوں، اور اگر چند لوگ ہیں جن میں سے اگر میں سنتا ہوں کہ علامہ شہنشاہ نفیس صاحب ہیں اور آصف رضا علوی صاحب ہیں، جن کی گفتگو بہت ہی زیادہ ریسرچ کے اوپر اور تھینٹک ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایسا جو بزرگی والا اور نیک سیرت انسان اگر اس معاملے میں کرے تو اس میں پھر دونوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے اور تحفظ ملتا ہے دونوں پارٹیز کو۔ تو وہ علامہ صاحب نے ایک اسٹیٹس لگایا، انہوں نے دونوں پارٹی سے رابطہ کیا، ایمان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا، تو پتہ چلا کہ ان کی جو طبیعت خراب ہے، وہ ان کو ایک دو ڈرپیں بھی لگی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ایڈمٹ ہوتی کسی ہاسپٹل میں، روٹین میں ان کا طبیعت خراب تھی تو وہ ڈرپ لگوا کے واپس آ جاتے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑی سی اسپیس دیں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم اس کے اوپر دیکھیں، سوچیں، تھوڑا سا وقت گیپ آنے دیں اور خاموشی ہونے دیں تاکہ معاملات کو بیٹھ کے۔ علامہ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اب تک اس میں یہ اسٹیٹس ہے، اسپیس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ رجب بٹ صاحب نے جس طرح کی باتیں کی، انہوں نے کہا جی میرے دل میں بغض ہے، اور کیا جب تک وہ بغض ختم نہ ہو، کیا مجھے بتائیں کوئی صلح کا فائدہ ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھیڑ بکری ہے جس کو اٹھا کر پھینک آئیں اس کے سامنے، ان کے در پر پھینک دیں، جناب داتا دی ملنگنی ہے تو پڑی رہ گی گا؟
ऐसे नहीं होता है भाई। मेरे अल्फाज बहुत सारे लोगों को बुरे लगते हैं। देखें, मैं आई हैव सॉफ्ट एंड सेट व्यू फॉर एवरीवन। मेरा किसी से कोई पर्सनल किसी किस्म का नहीं है, सिर्फ इख्तलाफ होता है तो बात से इख्तलाफ किसी को मेरी बात से भी हो सकता है, वही होना चाहिए और सोशल मीडिया पे वही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मेरा किसी से नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग खुद सोचें कि बगैर दिल साफ किए कोई सुलह का फ़ायदा है? कि अगर तीसरे दिन फिर जब मामला सोशल मीडिया पे ठंडा पड़ जाएगा और तीसरे दिन फिर आपने उसी तरह से जो वो है वो करना है। तो बात करने का मकसद तो ये है कि कोई ऐसी शख्सियत है जो बैठे तो जिसकी गलती है उस गलती को दूर करे और माफ़ी तलाफ़ी करवा के दिल साफ करके फिर इनको बैठाए और इनकी सुलह करवाए। तो तब तो कोई सुलह की बात भी समझ में आती है और जो इनके छोटे-छोटे इश्यूज़ आ रहे हैं उनके ऊपर सॉल्यूशन दें, ताकि दोबारा से कोई, लेकिन अगर ज़बरदस्ती आप उठा के फेंक आए हैं, वो तीसरे दिन फिर इसी तरह से ही है, ठीक है? उस सुलह का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बात मैंने की थी, तो यही पेशरफ़्त अब इसमें चल रही है। अलामा साहब इसमें कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुझे पता चल रहा है वो ईद से पहले बहुत मुश्किल है। ईद से पहले सुलह जो है वो जहाँ तक मुझे पता चल रहा है नहीं होने जा रही। ईद के बाद ये लग रहा है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ टाइम लेना चाह रही हैं, वक़्त लेना चाह रही हैं अपने दिलों को साफ़ करने के लिए, अपने मामलात को तय करने के लिए। तो ये कुछ शर्तें-शरारतें दोनों तरफ से होंगी, कुछ बातें दोनों तरफ से होंगी जिनको क्लियर किया जाएगा। तो ये अब ईद के बाद का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि 5 दिन बाकी हैं ईद और अब तो लोग अपनी-अपनी मसरूफ़ हो गए हैं चीज़ों में, ईद की तैयारियों में। तो मैं यही बात कर रहा था कि इनके बेटे की पहली ईद है, ठीक है? तो ये किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर सकेंगे? एक वक़्त आएगा कि ये अपने सेट पे शर्मिंदा होंगे। और आप एक चीज़ को और देखें, ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ इनको साथ बिठाने की देर है और ये 2 से 3 मिनट का ही काम है। जब साथ बैठ के तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये कहा नहीं जा सकता कि इससे पहले नहीं हो सकता, हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लग अभी तक जो दोनों की तरफ से व्यूज़ आ रहे हैं, लग यही रहा है कि ईद से पहले मुमकिन नहीं। बहरहाल मैं इस सारे मामले में दुआ गो हूँ कि अगर ईद से पहले इनका हो जाता है और वो अपने घर में जाकर ईद करें। मैं सुलह के कभी भी अगेंस्ट नहीं रहा और लास्ट में मैं सिर्फ़ ये बात कहूँगा कि सुलह की बात अगर आती है तो वो कोई भी करवाए, हमें उससे कोई नहीं है। हमें ना उससे कोई शोहरत लेनी है, ना कुछ ऐसा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ेम देखा है। 2000 केस में मैं सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था और उसमें एक आईजी सिंह भी तब्दील हुए थे। उस केस में मैंने बहुत फ़ेम देखा। तो बादल बाबू केस में मैंने देखा, इंटरनेशनली मैंने बहुत ज़्यादा फ़ेम देखा, तो मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं है। रजब भट्ट और डक्की भाई के केस के ऊपर बात करने से पहले मेरे पास मेरे जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे वो 76,000 थे और अभी 80,000 है। तो 4,000 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए हैं, इसमें से 4,000 डक्की आर्मी के हैं। अभी रजब फैमिली के लोग मुझे देखते हैं, लेकिन उससे कोई हमने उस तरह का नहीं है। और ये जो 75,000 थे, ये मैंने कोई नाच गाना करके या कोई वल्गर एक्ट करके नहीं, बल्कि मैं लीगल डिबेट करता था और जो लोग मुझे देखते हैं, वो मैं किसी न किसी केस के ऊपर बात करता था और उसी पे जब तक उसका कोई कंक्लूजन ना निकल जाए, उसके ऊपर मैं बात करता था। तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने सीमा हैदर केस के ऊपर बात की, सितारा यासीन केस के ऊपर बात की, ध्वजारा केस के ऊपर बात की, बादल बाबू केस के ऊपर बात की। तो ये मुख्तलिफ इश्यूज़ के ज़्यादातर केसेज़ के ऊपर मैंने बात करता रहा। तो मुझे इस चीज़ का नहीं है, ना मैं इस रेस का प्लेयर हूँ। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो डॉक्टर नबीहा के सारे केसेस मेरे पास हैं और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो अगर मुझे कोई शोहरत का था तो जब इनका कोई इशू हुआ था तो मैं बैठ के इनकी सलाह करवा लेता। मेरे लिए 2 मिनट का काम था, ठीक है। लेकिन मैंने उस वक़्त ये प्रेफ़रेंस दी कि दिल साफ़ होना चाहिए और बाद में वो बैठे, दिल साफ़ हुए, उनकी इफ्तारी मैंने होस्ट की, आपने वो पॉडकास्ट भी देखा। तो बात कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी को पॉडकास्ट नहीं दिया। एक साथ बैठने के बाद बाहर शख्स मैं हूँ जिसके साथ उनका एक वीडियो आसिफ साहब ने सेंड हुआ, उसकी क्या वजह है, ताल्लुक कैसा है? तो बात करने का मकसद ये है कि हमें उसमें नहीं है, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे और इनके लिए मेहरबानियाँ करे। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे कोई नई चीज़ होगी आप हमसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।